शुभम, अगर पर्सनली आपके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें, पिछले 10-11 महीने में ऑलमोस्ट डबल हुआ था। अभी आपका पोर्टफोलियो साइज है वो कितना है? टू बी ऑनेस्ट ऑलमोस्ट 20 CR हो गया है। तो अभी क्या है उसका? ऑलमोस्ट पिछले 2 हफ्ते में रोज लोअर सर्किट लग रहे हैं और आप एक शेयर नहीं बेच पा रहे हो। मेजॉरिटी कंपनी ऐसी हैं जो अपने ओवरसोल्ड कैटेगरी में आ चुकी है। सिर्फ 7% ऐसी कंपनीज हैं जिनमें पैसा बन रहा है। तो क्या उनमें इन्वेस्ट करना मेक्स लॉजिकल सेंस? यहाँ पे सीधा जाना है, नई स्क्रीन बनानी है, करंट प्राइस ग्रेटर देन लेट्स से हम में रखते हैं। जैसे ही रैली आएगी, जो कचरे में फंसे हुए हो, जहाँ एग्जिट नहीं मिल रहा है, उसे साफ कर लेना। अभी भी साफ नहीं करोगे तो फिर फंसे ही रहोगे। पूरी दुनिया में सिर्फ 500 मशीनें हैं, उनमें से 5 रिग्स इस कंपनी के पास है। इनका जो रेंट होता है वो एक दिन का रेंट $80,000 $1,00,000 एक दिन का रेंट आता है। कि जब खरीदा था उसका उल्टा करना है ना। खरीदते टाइम अगर ये सोचा था कि गिरेगा तो बेचूंगा तो बेचो, और अगर ये सोचा था कि इतना गिरेगा तो खरीदूंगा तो खरीदो। और वो एक्चुअली में ये एक्सरसाइज किसी ने की नहीं होती। मार्केट आगे गिरेगी कि नहीं गिरेगी? मैं सच सच बताता हूँ, ओके शुभम, इससे पहले मैं ये पूछूं कि आपके पोर्टफोलियो के साथ क्या हुआ। अभी मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। सबसे पहले ये जानना चाह रहे हैं काफ़ी सारे लोग कि मार्केट आगे गिरेगी कि नहीं गिरेगी। अ, मैं सच सच बताता हूँ, मुझे नहीं पता मार्केट आगे गिरेगी या नहीं गिरेगी। क्योंकि ये अगर कोई बोल रहा है कि मुझे पता है, तो वो या तो फिर कोई बाबा वाबा है, कोई भगवान है, या तो फिर झूठ बोल रहा है। क्योंकि एक्चुअली में किसी को नहीं पता कि मार्केट आगे क्या करेगी। लेकिन आई थिंक मोर देन दैट हमें कैसे एक्ट करना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रादर देन मार्केट का क्या होगा आगे। और ज़्यादातर लोग ना उसी पे आके रुक जाते हैं कि मार्केट, इनफैक्ट अब ज़्यादातर लोग मुझसे भी जिससे पूछते हैं भाई आगे क्या लग रहा है, आगे क्या लग रहा है, मार्केट का क्या होगा। भाई मुझे नहीं पता मार्केट का क्या होगा। प्रोबेबिलिटी वाइज तो मुझे पिछले 6 महीने से लग रहा था कि मार्केट ओवर हीटेड है, मार्केट ओवर हीटेड है। लेकिन मैं गलत ही साबित हुआ ना। पिछले 6 महीने से मार्केट ऊपर ही जा रहा था। मैं तो मतलब लोगों को 6 महीने से क्वेश्चन दे रहा हूँ कि भाई अभी मतलब सही टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने का। काफ़ी रिश्तेदारों के, जानने वालों के में फ़ोन आए जो कि फर्स्ट टाइम डीमैट अकाउंट खुलवा के एंटर कर रहे थे। मैंने उनको बोला भाई अभी आप सेफ खेलो, डोंट ट्राई टू गो वेरी अग्रेसिव। बट एनीवेज, आई थिंक मैं क्या करूँगा वो सिंपल है। ऑलरेडी मतलब पिछले 2 हफ्ते में जब से ये शुरू हुआ है, मैं ऑलमोस्ट 40% कैश में हूँ अभी। एंड बहुत सारे लोग बोलेंगे देखो भाई ऐसे ही होता है, जब ये स्टॉक जो है जब गिरने लगते हैं अचानक से सब ये लोग कैश में आ जाते हैं। काफ़ी बार ऐसे कमेंट्स आते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मतलब ज़्यादा कुछ मैं बहुत दिमाग नहीं लगाता हूँ। मैं स्मॉल कैप इंडेक्स को ट्रैक करता हूँ, सिंपल। और मैं उस पर मूविंग एवरेज ट्रैक करता हूँ। अगर वो मूविंग एवरेज 200 DMA के नीचे है तो वो सिंपल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन वहीं से आ जाता है। क्योंकि कभी भी 200 DMA के नीचे बड़ा पैसा नहीं बन सकता। अगर ये 200 DMA के नीचे है और गिर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो मेजॉरिटी स्टॉक्स हैं मार्केट में वो तो और ज़्यादा गिर रहे होंगे। जैसे मैं अभी की बात आपको बताऊं, ये एक चार्ट है, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स ट्रेडिंग अबव 40 वीक EMA। तो इसमें आप देख सकते हो सिर्फ 20% ऑफ द स्टॉक्स आज की डेट में जो कि मिड कैप में बिलोंग करते हैं, 21% स्मॉल कैप स्टॉक्स अपने 40 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं। बाकी सारे के सारे 40 वीक मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इवन दो अगर आप इसमें देखोगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं आया है, लेकिन रियलिटी ये है कि आज की डेट में मैक्सिमम 80% स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली करेक्ट हो चुके हैं। सिमिलरली ये और भी मैं काफ़ी सारे ऐसे चार्ट्स देखता हूँ जो मुझे एटलीस्ट इतना हिंट दे देते हैं कि मार्केट में ब्रेथ है या नहीं है। तो आज की डेट में कंक्लूजन बताता हूँ। मेरा मोटा मोटा कंक्लूजन ये है कि इवन दो आपको इंडेक्स लेवल पे वो फॉल अभी नहीं दिख रहा है, सिर्फ 15 से 18% का फॉल ही दिख रहा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में लोगों के पोर्टफोलियो 30% से 40% से भी करेक्ट हुए हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव खेल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हो कि हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स में थे, उन सब में आप कोई भी सोलर कंपनी उठा के देख लो, रेलवे थीम उठा के देख लो। रेलवे के कितने स्टॉक थे, जुपिटर, वैगन, टेक्स, मैको, ये वो सब 50% गिर गए। आप सोलर के ओरियाना पावर ले लो, SW सोलार ले लो, चाहे आप सोलर थीम के कितने हाई फ्लाइंग स्टॉक्स थे, सारे के सारे आधे हैं। ओरियाना पावर आधा हो चुका, साथ में
आपका ये जो है अपना केपीआई ग्रीन ले लो, चाहे आप जेंसॉल ले लो, चाहे वारी ले लो, सब इतने इतने करेक्ट हो गए। तो जितनी ज़्यादा वैसी थीम थी, बहुत ज़्यादा वैसी, कि आप बोल सकते हो कि हाई फ्लाइंग थीम थी, उतनी ज़्यादा करेक्शन आया है। तो मेरा रिएक्शन सिंपल है, मैं ऑलरेडी अब 40% कैश, डिसेंट कैश है, उसमें मैंने पर्सनली क्या किया, अपने पोर्टफोलियो में सेग्रीगेशन करा 3 कैटेगरीज में। सबसे पहली कैटेगरी ये थी कि क्या इस कंपनी की वैल्यूएशन सस्ती है या महंगी है। उसके बाद मैंने दूसरी कैटेगरी ये देखी कि क्या इसमें नियर टर्म ट्रिगर है या नहीं है। और फिर तीसरी कैटेगरी मैंने ये देखी कि क्या मेरा एलोकेशन बहुत ज़्यादा तो नहीं है स्टॉक में। अगर इनमें से कुछ नहीं है, सस्ता स्टॉक है, ट्रिगर भी बहुत ज़्यादा क्लोज है और मेरा एलोकेशन भी नॉर्मल है, तो फिर मैंने कुछ नहीं किया। अगर एलोकेशन बहुत ही ज़्यादा था, 10% 12%, तो फिर मैंने थोड़ा उसे ट्रिम डाउन कर लिया। अगर वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा थी कि मैं कंफर्टेबल नहीं था, तो फिर मैंने उसे पूरा ही बेच दिया कि भाई अभी कैश रेस करना है, क्योंकि मेरे को कैश रेस करना था, तो कुछ ना कुछ तो बेचना था, तभी कैश रेस होगा। तो बॉटम अप देख के अपने पूरे पोर्टफोलियो में हर स्टॉक को कैटेगराइज करा। 40% कैश पे अभी मैं हूँ। पोर्टफोलियो भी काफ़ी करेक्ट हो गया है, बट एटलीस्ट अब वो जो मार्केट में ब्लड बाथ चल रहा है वो अभी पोर्टफोलियो पे नहीं आ रहा, क्योंकि और आएगा भी तो भी एटलीस्ट इतना है कि यार कैश पड़ा है, वापस से आराम से वापस डिप्लॉय कर सकते हैं। सो वही मेरी स्ट्रैटेजी है, सिंपल। तो अभी आगे जो भी है, अगर बढ़ती है कम होती है तो उसमें जो स्ट्रैटेजी है दैट विल चेंज। स्ट्रैटेजी आई थिंक मैं पिछले, आई थिंक आप अगर आप पिछले वाले इंटरव्यूज़ भी देखोगे, उसमें भी मैं यही बोल रहा हूँ कि अभी स्मॉल कैप में ज़्यादा एग्रेसिव होने का टाइम नहीं है। एंड अभी भी आई थिंक मेरा सेम ही वो है कंक्लूजन कि थोड़ा कंजर्वेटिव साइड पे बेट करने की ज़रूरत है, बजाय बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव। जहाँ पर ऐसा कि वैल्यूएशंस बहुत महंगी हैं, उनमें नहीं जाना है। जहाँ पर कंपनीज़ में आप ये बोल सकते हो कि क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए रादर देन लो क्वालिटी कंपनी। क्योंकि इस बुल मार्केट में हुआ क्या है कि जो लो क्वालिटी कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा रिटर्न दी हैं। और वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गिरी हुई भी थी, एंड वो क्योंकि बुल मार्केट चल रहा था, तो जितनी ज़्यादा लो क्वालिटी कंपनी थी उतने ज़्यादा बढ़िया रिटर्न आ रहे थे और लोगों को लग रहा था कि हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। और अभी हुआ ये है कि अगर आप लो क्वालिटी कंपनी में थे, पिछले 2 हफ्ते में रोज़ लोअर सर्किट लग रहे हैं और आप एक शेयर नहीं बेच पा रहे हो। आप बैठे हो, वो जो खाली वो जो एक पेपर मनी थी आपको दिखाई दी, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, आपकी जेब में कुछ नहीं आया। और और वही पेपर ऑलरेडी मनी नीचे भी जा रही है। और वो उसी तरीके से नीचे भी जा रहा है, और एक्चुअली में कुछ रियलाइज नहीं हो रहा है। तो आई थिंक वो लो क्वालिटी स्टॉक से बिल्कुल ही दूर रहना है। और हाई क्वालिटी में जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, फार्मा, आईटी कंपनीज हो गई, हॉस्पिटल्स, आई थिंक ये सब डिफेंसिव्स में आते हैं, एफएमसीजी। तो अपनी पोर्टफोलियो को धीरे धीरे डिफेंसिव्स की तरफ पोजीशन करना है। मैंने भी हॉस्पिटल सेक्टर बढ़ाना शुरू कर दिया है थोड़े दिनों में। आई थिंक आई पुट आउट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन द हॉस्पिटल सेक्टर इटसेल्फ। शुभम, जैसे आपने बोला कि ये 78% कुछ कंपनियां हैं जो कि अपने जो 200 EM है उससे नीचे है, तो इसका मतलब 21% ऐसी कंपनियां जो उससे ऊपर हैं, तो क्या उनमें इन्वेस्ट करना मेक्स लॉजिकल सेंस? टू बी ऑनेस्ट, नॉट ब्लाइंडली, मतलब सिर्फ अपनी की मूविंग एवरेज के ऊपर होना मे बी नेसेसरी कंडीशन तो है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। तो हम देख भी सकते हैं एक्चुअली, आप सिंपल, ये जैसे मैंने एक स्क्रीनर पे खोला हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सीधा जाना है, नई स्क्रीन बनानी है। फॉर एग्जांपल करंट प्राइस ग्रेटर देन, लेट्स से हम 50 डे में रखते हैं, 50 डे मूविंग एवरेज, और बहुत छोटी कंपनी इसको हटा भी देते हैं। तो हमें सिर्फ ग्रेटर देन 500 ही रखना है। तो इसमें ये 168 कंपनीज आ रही हैं। अब दिस कुड बी अ स्टार्टिंग पॉइंट कि यार इतने ज़्यादा करेक्शन होने के बावजूद ये कौन सी कंपनियां हैं जो ज़्यादा करेक्ट नहीं हुई हैं, अभी भी अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही हैं। टू फिगर आउट कि यार इनमें ऐसा क्या हो रहा है, कुछ स्पेशल चल रहा है क्या। जैसे ये भारत डायनेमिक्स, ये एक्चुअली पहले ही बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुकी थी और इस करेक्शन में इसमें कुछ हुआ ही नहीं है, ऑलमोस्ट वहीं की वहीं घूम रही है। सो आई थिंक दिस कुड बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। बट उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि आपको अभी रिज़ल्ट सीज़न भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, तो ये भी पता चलेगा कि कौन से रिज़ल्ट्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है। तो अभी ऐसा नहीं होगा कि जब ये करेक्शन चलती रहेगी तो सारे के सारे स्टॉक्स गिरते ही रहेंगे। कहीं ना कहीं वो, आप बोलते हो ना, वो छानी से जो है वो छन जाएंगे,
वो 10-20% स्टॉक होंगे जो अपनी अलग ट्रेजेक्टरी पकड़ लेंगे, और बाकी मेजॉरिटी स्टॉक्स होंगे जो गिरते ही रहेंगे। और हमारा गोल वो होगा कि ये पता लगाना कि ये जो 10-20% स्टॉक्स हैं वो जो अपनी अलग ट्रेजेक्टरी पकड़ रहे हैं उनमें ऐसा क्या हो रहा है। सो यस, मतलब ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, लेकिन वो सेक्टर आइडेंटिफाई करना, एग्जैक्टली कौन से स्टॉक्स हैं, क्या स्पेशल हो रहा है, अर्निंग कैसे आने वाली है, वैल्यू सस्ती है या नहीं, आगे की पूरी एक्सरसाइज अभी बाकी है। सिर्फ इससे काम नहीं होगा कि बस ये ऊपर हैं तो आई थिंक ये अच्छा ही करेंगे। आई थिंक आप एक चार्ट भी यूज़ करते हो ये पता करने के लिए शॉर्ट टर्म में मार्केट में क्या प्रोबेबिलिटी है वो गिरेगा कि नहीं और लॉन्ग टर्म में क्या होगा, तो वो क्या है और कैसे आप कैलकुलेट करते हो और अभी आपको क्या लग रहा है उनको देख के? तो देखिए, जो शॉर्ट टर्म व्यू है वो बेसिकली मैं इस चार्ट के थ्रू काफ़ी बार बनाता हूँ, जो ये बता रहा है कि कितने स्टॉक्स अपने RSI 50 के नीचे आ चुके हैं। मतलब आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि आज की डेट में ऑलमोस्ट 7.45% स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अपने 50 RSI के ऊपर है। 50 RSI अगर आप समझो तो एक बैलेंस की तरह है, एक तराजू की तरह है। RSI 50 के नीचे मतलब घाटा हो रहा है, RSI 50 के ऊपर मतलब अभी पैसा बन रहा है, सिंपल। तो आज की डेट में सिर्फ 7% ऐसी कंपनीज हैं जिनमें पैसा बन रहा है, और मेजॉरिटी कंपनी ऐसी हैं जो अपने ओवरसोल्ड कैटेगरी में आ चुकी हैं। तो इसलिए, और मैं बेसिकली शॉर्ट टर्म व्यू के लिए, अगर ये इस पे जनरली बॉटम आउट हो जाता है 7-8% पे, 10% के आसपास, तो ऑलरेडी क्योंकि इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड है तो शॉर्ट टर्म में एक रिलीफ रैली हो सकता है कि आ जाए। एंड ये सब प्रोबेबिलिटी है जनरली, और ये मैं सिर्फ इस बेसिस पे बोल रहा हूँ कि पास्ट में इस वैल्यू के आसपास बेसिकली एक रिलीफ रैली आती है, लेकिन आएगी या नहीं आएगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। बट लॉन्ग टर्म में तो मतलब मेरा व्यू स्मॉल कैप्स को लेके नेगेटिव ही है। तो वही है, आई थिंक वो रिलीफ रैली आए तो, जैसे मैं सब लोगों को यही बोलता हूँ कि भाई अभी रैली आने वाली है, 1-2 दिन में वेट करना। जैसे ही रैली आएगी, जो कचरे में फंसे हुए हो, जहाँ एग्जिट नहीं मिल रहा है, उसे साफ कर लेना, क्योंकि अभी भी साफ नहीं करोगे तो फिर फंसे ही रहोगे, और फिर वो वहाँ से वापस से जब गिरना शुरू होगा तो कितना गिरेगा किसी को पता नहीं है। गॉट इट। शुभम, अगर पर्सनली आपके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें कि आई थिंक पिछले 10-11 महीने में ऑलमोस्ट डबल हुआ था, तो इट वेंट फ्रॉम आई थिंक 13 टू 25 CR, तो अभी क्या है उसका? सर बहुत बुरी हालत है। ऑलमोस्ट 22 पे आ चुका है अब। आज 21.9 कुछ था, बट आई थिंक वो तब जब ऑलरेडी 40% कैश है, और उसके अलावा थोड़ा थोड़ा US में भी एलोकेशन है, तो मतलब इंडिया का पोर्टफोलियो तो धुलाई हो रही है। बट वही है कि वो बाकी US के स्टॉक्स और जो कैश है उसकी वजह से एग्रीगेटेड लेवल पे अभी फिर भी डिसेंट है। अभी आई थिंक टॉप से ऑलमोस्ट 11% नीचे आ गया है पोर्टफोलियो लेवल पे। बट इंडेक्स ऑलरेडी आई थिंक 20%, 19 या 20% डाउन है स्मॉल कैप इंडेक्स। तो काफ़ी लोगों के इंडिविजुअल स्टॉक्स उससे काफ़ी ज़्यादा डाउन है। बट आई थिंक वो ऐसी रैंडम और इतनी ज़्यादा ब्रूटल सेलिंग आई है कि अच्छा बुरा क्या कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, और वो धीरे धीरे कुछ महीनों में वो पिक्चर इमर्ज होगी कि एक्चुअली में क्या बचेगा, क्या रहेगा, क्या वापस आएगा। तो देखते हैं, मतलब आई थिंक जो भी होगा आई थिंक विल चेंज अकॉर्डिंगली। आई थिंक कुछ ऐसा मगर तो है। आपकी ये स्ट्रैटेजी भी रहती है मतलब कि जब ये चीज़ होगा तो कट ऑफ कर देना है, मतलब कि ऊपर का 6-7% छोड़ना ही है? आई ट्राई टू स्टे टिल द पार्टी एंड्स, लेकिन कहीं ना कहीं वो समझ तो आ जाता है कि बहुत महंगा हो गया है। बट आई थिंक वही है कि जब वो पार्टी एंड हो दिख जाता है साफ साफ कि भाई अब तो हो गया, तो मैं ऊपर का 10% छोड़ के एंड देन आई लीव द पार्टी। तो इसीलिए मतलब वो 40% इतनी जल्दी रेज करना जनरली इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता। बहुत लोग तो इससे ट्रेडर्स जो होते हैं वो तो प्रॉपर 100% कैश में भी आ जाते हैं बहुत ही जल्दी। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। आई डू नॉट कंसिडर माई सेल्फ एज अ फुल ट्रेडर, क्योंकि मैं आई ट्राई टू कंबाइन सम वैल्यूएशन, सम फंडामेंटल्स एंड द टेक्निकल, सब मिला जुला के देन उसमें मैं काफ़ी जैसे हाई क्वालिटी बिजनेस है जो बहुत लंबे टाइम के लिए मुझे होल्ड करने में कोई इशू नहीं है, वो आधे भी हो जाएंगे तो मैं उनमें डरता नहीं हूँ। वो मतलब पिछले 5-6 साल से हैं पोर्टफोलियो में, जगह बना के बैठे हैं। तो आई थिंक सम स्टॉक्स डिजर्व टू बी इन योर पोर्टफोलियो, एंड उन्हें बस ऐसी रैंडम सेलिंग पे बेच देना इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कि आप बुल मार्केट में ख़रीद लेते हो ये सोच के कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं में आपको ये पता होता है कि अर्निंग तो आ जाएगी, लेकिन मार्केट इसे वैल्यू देगी या नहीं ये मुझे नहीं पता।
क्योंकि अब मैं आपको रीसेंट एग्जांपल बताता हूँ। आप आजकल देखो, रीसेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। आज एक कंपनी थी जिंदल ड्रिलिंग, उसकी आप अर्निंग उठा के देखो, क्या जबरदस्त अर्निंग आई है। तो मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। जिंदल ड्रिलिंग, तो ये कंपनी है। आप रिजल्ट देखो, 172 करोड़ से 239 करोड़ की सेल हुई है। प्रॉफिट्स 34 करोड़ से 66 करोड़ के हुए हैं। तो एवरीथिंग इज गुड। एनुअल लेवल पे देखोगे तो 51 से 129 पे पहुंच गया है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल अच्छा अच्छा मार्केट होता तो इसी स्टॉक पे आज 10% का अपर सर्किट लगना था। बट व्हाट वाज द रिजल्ट? इट वाज डाउन बाय 1.87%, और आज ही रिजल्ट आया है। तो जिंदल ड्रिलिंग का बिजनेस मॉडल बेसिकली क्या है, ये कंपनी ऑयल फील्ड्स में जो रिग्स होती है ना, उसका रेंटल का काम करती है। मतलब अगर आज ONGC है, उसे अगर कोई तेल का कुआं खोदना है तो उसे एक बड़ी सी मशीन चाहिए होती है जिससे वो तेल का कुआं खोदा जाता है। पूरी दुनिया में सिर्फ 500 मशीनें हैं। उनमें से 5 मशीनें, 5 रिग्स बोलेंगे, 5 रिग्स इस कंपनी के पास है। और ये जो रिग्स होती हैं, ये ऐसे होती हैं 200, 300, 400 मिलियन डॉलर्स की। तो एक एक रिग परचेज करने में मतलब बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो इनका जो रेंट होता है वो एक दिन का रेंट $80,000, $1,00,000 एक दिन का रेंट आता है। तो और ये जो रेंट होता है वो फ्लक्चुएट करता है, मतलब कि डिपेंडिंग ऑन कि कितनी ज़्यादा ड्रिलिंग हो रही है ऑयल की। तो अभी पीछे क्या हुआ था, ऑयल प्राइस जब क्रैश हुए थे तो इसका जो रेंट था वो $30,000 पे पहुंच गया था पर डे, जिसमें कि इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, और इसी वजह से आप देखोगे कि पीछे के प्रॉफिट्स डिप्रेस थे। और अब क्या हुआ है कि ये 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर एक बार आपने दे दिया $30,000 पे तो अगले 3 साल गए। फिर अभी इनकी पिछले 6 महीने पहले एक्चुअली में एक वो रिन्यू हुई है, 5 में से 2 रिन्यू हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, और $80,000 के ऊपर गए हैं। तो ये मतलब अर्निंग अच्छी आनी थी, और वही अर्निंग अच्छी आई भी है। लेकिन अगर आप बोलो क्वालिटी ऑफ बिजनेस, तो बिल्कुल साइक्लिकल बिजनेस है। अभी ये 3 साल के बाद वापस से एक्सपायर होगी, अब कितने पे जाएगी किसी को नहीं पता। हो सकता है $10,000 पे जाए रेंट पे। तो कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म धंधे होते हैं जो आपको पता है यार साल दर साल दर साल अच्छा ही करेगा। एक होते हैं थोड़े लो क्वालिटी बिजनेस, हाईली साइक्लिकल बिजनेस। अगर आप उसमें टाइमिंग नहीं कर रहे हो तो बेसिकली यू आर ऑन द लूजिंग एंड। उसमें कहीं ना कहीं आपको मार्केट का फैक्टर ये सब देखना पड़ेगा साथ में मिला के। ठीक है शुभम, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लोगों का, फ्रेंड्स का, सबका यही क्वेश्चन आ रहा है और आपसे भी आई थिंक सब पूछ रहे हैं कि इस स्टॉक का क्या करना है, इस स्टॉक का क्या करना है। तो आपका क्या आंसर है उन सबको? अगर वो स्टॉक ऐसा है जो मेरा पड़ा हुआ है तो फिर मैं बता देता हूँ कि भाई अगर ये फंडामेंटली अच्छा है या ख़राब है। तो अब इसमें मैक्सिमम टाइम्स 2 कैटेगरीज में फॉल करेंगे। एक ये है कि यार गिर गया बहुत ही ज़्यादा लेकिन फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और एक है कि यार गिर गया लेकिन अब इस भाव पे भी खरीदने की हिम्मत नहीं आ रही। राइट। तो और वो काम हमें पहले करना चाहिए आइडियली, कि खरीदने से पहले ये सोचना चाहिए कि अगर ये अचानक से 30-40% गिर गया तो मैं क्या करूँगा। राइट। तो मैं वही बोलता हूँ कि जब खरीदा था उसका उल्टा करना है ना। खरीदते टाइम अगर ये सोचा था कि गिरेगा तो बेचूंगा तो बेचो, और अगर ये सोचा था कि इतना गिरेगा तो खरीदूंगा तो खरीदो। और वो एक्चुअली में ये एक्सरसाइज किसी ने की नहीं होती ये कि एक्सरसाइज है। ये जल्दी जल्दी करो, क्योंकि ज़्यादा ब्रेन साइकिल्स कंज्यूम होती है उसमें, तो सबको फोमो में चले गए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मतलब आप क्या कर रहे हो फाइनली, द रियल आंसर? आप क्या नहीं, बाय मेरा कर तो रहे हो? सिंपल है, मैं तो बेच रहा हूँ। मैं अभी कुछ ज़्यादा खरीदने का दिमाग नहीं लगा रहा। अभी मैं स्क्रीनिंग पे पूरा फोकस दे रहा हूँ, उसमें मैं आराम से अभी 2-4 दिन दूंगा। बीच में बजट बजट भी आएगा, पता चल जाएगा अगर स्क्रीनिंग में कुछ अच्छा। अभी क्या है कि हाई क्वालिटी बिजनेसेस भी गिर रहे हैं इस फॉल में। तो अगर कोई कुछ बिजनेसेस ऐसे होंगे जो पहले साइकिल में पड़े हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के बिजनेस हैं, और प्लस वैल्यूएशन अभी इस करेक्शन में बहुत सस्ती आ गई है, तो फिर उनको कंसिडर कर सकते हैं। बट अभी तो इमीडिएटली एकदम से वो ऐसा इवेंट नहीं होता कि बस गिर गया और एकदम से बस गए और कुछ भी खरीद लिया। क्योंकि बेयर मार्केट कैन बी वेरी वेरी पेनफुल एंड वेरी वेरी लॉन्ग। वी नेवर नो। हमें लगता है 1 महीना हो गया इतना गिर गया, वहाँ से कितना गिरेगा बहुत मुश्किल है। 2018-19 में जिनके स्मॉल कैप पोर्टफोलियोज थे आप उनसे पूछो क्या हालत हुई थी। बट स्टिल मतलब अगर वैसे देखा जाए कि इस पूरे बुल मार्केट में, मतलब यू आर हैप्पी कि यू मेड अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ द प्रोसेसेस दैट यू हैव? 100%, और क्या चाहिए। आई थिंक इट वेंट फ्रॉम हाउ मच टू हाउ मच?
मतलब 17 से 25 गया, 25 से मतलब ये मैं आई थिंक लास्ट मार्च से बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट वही लास्ट 10-11 महीने में। तो 17 से 25 गया, 25 से 22 आ गया। ठीक फिर है भी ना, मतलब पाँच। नेट नेट तो कमा ही गए ना, मतलब और क्या चाहिए। नहीं, यही एक्चुअली ना मैं एक रामदेव अग्रवाल का देख रहा था, तो उसमें भी उन्होंने कोई स्टोरी बता रहे थे, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर्स, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरा पता नहीं कुछ 15 था, फिर वो 15 लाख कुछ ऐसा था, और फिर वो पूरा उठ के 3 करोड़ गया, फिर वापस 1.5 आ गया। तो जो इंटरव्यूअर थी वो बोल रही थी, ओहो आपका 3 से 1.5 आ गया, बट रामदेव अग्रवाल इसको ऑपोजिट देख रहे थे। अरे तुम ये मत सोचो ना, तुम ये सोचो कि यहाँ से यहाँ तक मैं पहुँच गया, अब मैं अगली गेम खेलूंगा। तो थोड़ा यस। पॉजिटिव लिया कि गेम तो यही है कि मैं आगे जाके वापस भी आ जाऊँ, लेकिन पिछले वाले से तो मैं ऊपर ही हूँ। तो आई थिंक दैट इज़ दी अप्रोच। एनीवेज आई होप ये वैल्यू मिली होगी बाकी सारे लोगों को। आई थिंक शुभम की लाइट चली गई है। उनको बोला भी था कि जो वाईफाई का बैटरी बैंक है वो ले लो, बट थोड़े कंजूस है लगता है। एनीवेज, एनीवेज की जो एक वेबिनार है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक वेबिनार करें शुभम के साथ, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं उसका फॉर्म हमने दे दिए, आप वो कर सकते हैं। आई होप ये वैल्यूएबल रहा होगा सेशन आपके लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।